हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे लेक्चर सीरीज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली देखो, ये जो कवर करेगा ये हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कवर करता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें जो बेसिकली आप पढ़ोगे वो चार चीज़ें हैं जो बहुत डेप्थ में पढ़ना है आपको। दैट इज रेट क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा, कौन कौन से नेम रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम कहाँ पे यूज करते हैं और किस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। और लास्ट में आप लोग पढ़ोगे कन्वर्जेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इन सारी बातों को वन बाय वन आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक्चुअली में ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी को इसमें बहुत मजा आएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, जब बात इसकी होती है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम ही आ रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोग देखोगे इलेक्ट्रोफाइल के दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कुछ रिएक्शन होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अब सवाल यही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन देगा। तो आप अगले 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी देर हमारा लेक्चर चलेगा आप स्टिक रहेंगे टू नो ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। ईएसआर रिएक्शन, ईएसआर रिएक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाम में ही लग रहा है सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने समय आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले जीओसी की याद कर लो, जीओसी को फिर से एक बार याद में लाया जाए। जब आपको जीओसी पढ़ा रहे तो आप सबको याद होगा कि जीओसी में मैंने आपको रेट ऑफ ईएसआर निकालना बताया था, है ना। रेट ऑफ ईएसआर निकालना याद करिए। वहां पे प्लस एम ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट में रेट ऑफ ईएसआर इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। मतलब कि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, तगड़ा लगने वाला है और आपको क्वेश्चन भी इससे तगड़ा आने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कैसे रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोफाइल्स का, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे नाम जब इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या, सबसे पहले यही पता लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। आपको बताता हूँ, इसके पहले आप इलेक्ट्रोफाइल से पहले ये चीजें समझिए। ये एडिशन भी देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों टाइप का रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप देखोगे एडिशन रिएक्शन कैसे देगा और फिर देखोगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देगा। इन सबको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और वो कौन से स्पीसीज है जिनके साथ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन देगा और वो कौन से स्पीसीज है जिनके साथ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन देगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन, स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे रिएजेंट की कैटेगरी में, रिएजेंट्स की जब बात होती है तो रिएजेंट दो टाइप के होते हैं ना। रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। दूसरा अपना न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब इनका भी काम है, अभी न्यूक्लियोफाइल्स भी आगे आएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, ये दो रिएजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। समटाइम कैटलिस्ट का भी रोल होता है और रिएजेंट के लिए कैटलिस्ट से प्रोडक्ट कन्वर्जन करा देता है, बट वो अलग क्लास ऑफ केमिस्ट्री है, उसको यहाँ हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका दूसरा चीज होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हमें जो पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाएंगे वहां क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन। पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, चलो जिनको पता हो बताएं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का डेफिनेशन है दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species which attack on
कहाँ पे अटैक करता है बच्चों ये? विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट, साइट ऑफ सबस्ट्रेट, वह सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा, वहां अटैक करेगा। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ अटैक करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनकी खास बातों पर थोड़ा हाईलाइट फैलाया जाए, ठीक है? ये हाईलाइट फैलाया जाए ऐसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पे करता है। अब इनको क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल जानते हो? सभी लोग नाम बताएं। आप जितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल जानते हो उन सभी के नाम बताएं, 1 बाय 1, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आप जानते हो। चलो बताओ सभी लोग कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल हैं। सबसे पहले है आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। अब देखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? क्या सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या? बताइए, सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? नहीं, ऑल पॉजिटिव चार्ज नहीं, सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज जिनका ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? दीज आर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, these are positive charge species having incomplete octet, having incomplete octet, ठीक है? इनका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। अब इसमें देखो आपके पास एग्जांपल्स मिल जाएगा, H+ आयन है ना, सभी कार्बोकैटायंस, NO2+ आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो जितने भी आप पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज देखोगे दे हैव अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी हैलोजन हैं, क्लोरीन प्लस हो गया, Br+ हो गया, ठीक है ना, आयोडीन प्लस, जिन पे प्लस चार्ज है ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ऑक्टेट को गेन करने के लिए किसी न किसी से जुड़ते हैं, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, ठीक? ये पहला पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इनकी कैटेगरी में कौन कौन आता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के पास? मतलब कि ऐसे स्पीसीज होंगे जो न्यूट्रल होंगे बट इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। दीज आर न्यूट्रल बट दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो दीज आर न्यूट्रल बट दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है? अब इनमें डेफिनेशन ये है कि दीज आर न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल होगा बट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इसमें सभी लेविस एसिड्स आते हैं, जैसे AlCl3 न्यूट्रल है बट इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वैसे ही BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऐसे ही आप देखोगे और भी रिएजेंट है, जैसे BCl3, कार्बीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बीन। कार्बीन्स आर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। आप कह सकते हो ऑल लेविस एसिड, जितने भी लेविस एसिड्स हैं, ठीक है? लेविस एसिड दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो दीज आर द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इनके पास क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं और किसकी तरह बिहेव करते हैं? बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? ये हो गया दूसरी बात। अब थर्ड देखो, थर्ड टाइप, कैटेगरी नंबर थर्ड कैटेगरी है पाई बॉन्डेड। थर्ड कैटेगरी क्या है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स।
मतलब ऐसे भी कुछ स्पीसीज है जिनके पास पाई बॉन्ड है और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। अब इनमें कैसे पहचानोगे, ठीक है ना, इनमें कैसे पहचानोगे पाई बॉन्डेड, जब कोई पाई बॉन्ड किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वो पाई बॉन्डेड स्पीसीज में एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। व्हेन ए पाई बॉन्ड attached with किससे अटैच हो बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी, इन सब से जुड़ा होगा तो क्या करेगा, बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये बॉन्ड बेटा पोलर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पोलर पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये खुद क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। ये आपका हो गया एक, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, सल्फोनेशन तो कराया ही होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा आपका बेंजाइन, आप सबने इस इंटरमीडिएट का नाम सुना होगा, बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देन आपके जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ऑल एल्डिहाइड कीटोन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, सभी एल्डिहाइड कीटोन किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद सभी नाइट्राइल्स, जितने भी नाइट्राइल होंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दे ऑल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। तो दीज ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इनमें क्या होता है, पाई बॉन्डेड होते हैं, दीज आर पाई बॉन्डेड। तो पाई बॉन्ड के साथ में इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा। कई नेम रिएक्शन पढ़ोगे, CO2 आपको कोलबे में मिलता है जिससे सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, सल्फोनेशन का ये है, ये आपका कई जगह एडिशन करेगा डाउस प्रोसेस में, इसी से जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का सारे रिएक्शन आपने देख रखे होंगे या देखोगे, साइनाइड पे एडिशन होता है, ग्रिग्नार्ड का तो कीटोन बन जाता है। ये 1 बाय 1 सारा चीज देखोगे, दीज आर द पाई बॉन्डेड, ठीक है, ये पाई बॉन्डेड थे। अब आ जाओ चौथा टाइप का है, फोर्थ टाइप। पाई बॉन्डेड के बाद अगला क्या है, फोर्थ टाइप का इलेक्ट्रोफाइल। ये फोर्थ टाइप का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो जो फोर्थ टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है इनमें बेटा क्या खास होता है, दे हैव वेकेंट, वेकेंट से पहले लो एनर्जी लिखना है, लो एनर्जी वेकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल containing इलेक्ट्रोफाइल। इसमें आपके हेलोजन्स आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। इसमें आपके कौन आता है, हेलोजन। देखो जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है, हेलोजन जो हैं, और जो आयोडीन है, इनमें देखोगे जो ये दोनों बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये तीनों के तीनों स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। आप इनके रिएक्शंस देखोगे, एल्कीन पे ब्रोमीन का एडिशन, तो ब्रोमीन, एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऐड होता है जो इलेक्ट्रोफाइल। इनके पास क्या खाली होता है, जिस इनका एमओटी बनाओगे ना बच्चों, एमओटी देखो ऐसे बनता है, हेलोजनों का एमओटी 3-3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक पाई नीचे, सिग्मा यहाँ पे, ये दोनों बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। इसके बाद क्या बनता है, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, फिर क्या बनता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए इसमें क्या काम आने वाला है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन गया, कैसे बना, अब आप देखोगे दिस इज सिग्मा स्टार और ये क्या है, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि हेलोजनों के पास क्या होता है, वैकेंट जो P3 होता है, सॉरी P5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ भी क्या होगा, P5। जो भी हेलोजन होंगे, P सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी में होंगे कि नहीं होंगे। जब 5 होंगे तो आपको क्या देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 5 इधर से और 5 इधर से, टोटल 10 भर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ तक भर गया, ये वैकेंट है ना, वैकेंट। इसी में जाके क्या करते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले, ये वैकेंट पाई एंटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, हैलोजेंस आल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल बट दे हैव इलेक्ट्रोफिलिसिटी बिकॉज ऑफ वैकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, मस्त है। जरा सभी लोग शेयर करिए, जो जो सो रहा है उसको जगाया जाए, फटाक से शेयर कर दो एक बार बच्चों। चौथे के बाद अब पांचवा टाइप जो है, आखिरी टाइप, फिफ्थ टाइप है आपके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बट इनके पास एक सिचुएशन कंडीशन है। जरा कोई बताएगा कौन से कंडीशन में एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं? वो कौन सा कंडीशन है जब कोई एक्सपेंडेड ऑक्टेट करके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? वो क्या सिचुएशन है, कोई बता सकता है? किस सिचुएशन में ये काम करता है? उसमें क्या होना चाहिए इनके पास? दे मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होना मस्ट है। अगर डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। दे मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। दे हैव मस्ट। देखो महाशिवरात्रि का मजा तभी है जब सरस्वती जी साथ हो, शिव भगवान के साथ, तो फिर अलग मजा है ना। सो अपना कर्म है यही, सो कर्म करो, भगवान अपने साथ है, ठीक है। तो हम सब के ऊपर सबकी कृपा है। सो वर्क छोड़ के नहीं ना, वर्क करते हुए सब कुछ करना चाहिए। लाइफ में कुछ करना है तो ये दोनों करना पड़ेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब देखो क्या है, जैसे SnCl2 है ना, या SnCl4। Cl4 में अगर हैलाइड डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, MCl इसके साथ अटैक करेगा तो ये बना लेता है SnCl4, SnCl6, ये SnCl6 2- बना लेगा। तो दो क्लोराइड आयन, यहाँ पे हैलाइड क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये दो हैलाइड ऐड कर लिया, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तभी उस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या करता है, गेन कर रहा है। दूसरा आपने PCl3 देखा होगा, PCl5 में अगर एक क्लोराइड आयन का अटैक करा दोगे तो PCl6 बन जाता है, PCl6- बन जाता है, ठीक है ना, PCl6- बन जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसने एक क्लोरीन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक क्लोरीन को वो गेन कर रहा है, तो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, PCl6। ऐसे ही आपका SbCl3, SbF5, ठीक है, इसका रिएक्शन जब HF से कराते हो तो ये बन जाता है SbF6-। तो दे ऑल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बट ये अपना ऑक्टेट क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर दे रहे हैं, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है। ऐसे ही FeCl3, FeCl4 में देख लोगे, FeCl6 में कन्वर्ट हो जाएगा। दे मस्ट हैव इलेक्ट्रोफिलिसिटी ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स के सारे रिएक्शंस 1 by 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, ठीक ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट। सवाल ये है कि हु गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हु गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR कौन देगा और ESR कौन देगा? तो देखो अपने पास क्या है, एल्कीन एल्काइन है, दीज आर द एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और इसके अलावा अपने पास बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, या कोई हेट्रोसाइकिल है, ठीक है, एक्स का मतलब कोई हेट्रोसाइकिल होगा, या तो कोई 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल होगा, ठीक है। देखो ये है आपके पास,
These are the aliphatic compound. They undergo electrophilic addition reaction and they undergo electrophilic substitution reaction. ESR एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एलिफैटिक, एलिफैटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होंगे दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, और जितने भी आपके ये वाले होंगे एल्कीन एल्काइन वाले होंगे दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, व्हाई दिस कोलावेरी, है ना, ऐसा क्यों। तो आइए करके देखते हैं। देखो भैया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, हम सब जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड है ना। और अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, तो होगा क्या, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, है ना, मजेदार चीज। एक इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड था, यहाँ दो न्यू सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो हम सबको पता है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। तो ऐसे केस में आपको क्या दिखाई देगा कि ये बड़ा आसान है, ये ज्यादा स्टेबल बना है ना, ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा देन पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। अब बेंजीन ये नहीं देता है, ठीक है, बेंजीन ऐसा क्यों नहीं करता, चलो इस पर भी करके देखते ना तो मजा आ जाता। बेंजीन में अगर यही इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव पार्ट जोड़ दिए होते इसी का, तो होता क्या, बेंजीन का बैंड बच जाता, ये इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर क्या आ जाता, न्यूक्लियोफाइल, और ये देखो ये अभी क्या हुआ, अगर ये एडिशन दिया तो जब ये EAR दे रहा है, EAR, तो ये कंपाउंड था एरोमेटिक और ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब आप लोग बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक इज लेस स्टेबल। अब एरोमेटिसिटी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी है, पाई सिग्मा की वजह से नहीं है, पाई सिग्मा तो अपना एक रोल प्ले करते ही है, बट यहाँ पे आपका नया जो है एरोमेटिसिटी है, मैंने आपको कल बताया एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, पिछले लेक्चर में एरोमेटिसिटी आपको पढ़ाई है मैंने सारी। सो हियर वी विल सी दैट कि ये जो ESR है यहाँ पे EAR थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगर ये ESR करे तो होगा क्या, इसके खोपड़ी से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, उसके खोपड़ी से एक हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा और वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जो H निकला उसको लेके अपने रास्ते हो लेगा। अब ये देखो ये कहलाता है ESR, ESR में क्या हुआ, एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है ना, एरोमेटिसिटी क्या है, रिटेन्ड है। तो आप क्या देखोगे, यहां से यहां ये प्रिफर नहीं करेगा बिकॉज इट विल लीड टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जो अपने रिएक्शन के दौरान एरोमेटिसिटी को क्या कर ले, बर्बाद कर ले, तो अब नहीं करेगा वो, ठीक है ना। ठीक है, यहां से आगे चला जाए नेक्स्ट, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको क्लियर है ना। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 1 बाय 1 पढ़ने, ठीक है, आ जाइए सभी लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कई जगह पढ़ाने हैं आपको, कई कॉन्सेप्ट में। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पूरा इसको डिटेल में डील करने वाले हैं। हमें पता चल चुका है, हमें सबको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, किसी अदर एटम को सब्स्टिट्यूट करके उसका जगह खुद ले लेता है। तो इस पूरे रिएक्शन में होगा क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा
बेंजीन रिंग पर से जो भी ग्रुप लगा होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। यही होने वाला है। तो देखो एक कॉमन रिएक्शन में कराऊंगा बेंजीन का, आपको यहां से समझना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इस पे एक H है। हम जब भी लेंगे रिएजेंट तो उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा, उसमें एक क्या होगा, नेगेटिव पार्ट। ये पॉजिटिव पार्ट मान लो, इसको मान लो नेगेटिव पार्ट। और हम ये रिएक्शन हमेशा कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये पॉसिबल है, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। होगा क्या, रिएक्शन हो जाएगा, होगा क्या, रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ जाएगा, प्लस जो न्यूक्लियोफाइल था वो H लेके जाएगा बाहर। कैटलिस्ट का बस काम है रिएक्शन को कैटलाइज कर देना। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पूरी कहानी है इसके मैकेनिज्म की, है ना, पूरी कहानी किसकी है, मैकेनिज्म की। हमें इसकी पूरी मैकेनिज्म वन बाय वन रिजॉल्व करनी है, और आप सब इसको देखोगे कैसे मैकेनिज्म इसका होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो आइए करके देखा जाए कैसे मैकेनिज्म होता है। तो इसका मैकेनिज्म करा जाए। सो लेट्स प्रोसीड। अब इसको पूरा हम करेंगे मैकेनिज्म के साथ। देखो भैया ये पूरा रिएक्शन 3 स्टेप में होगा, ठीक है। दिस कंप्लीट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। तीनों स्टेप देखो, सबसे पहला क्या होगा, स्टेप में पहले नाम लिख दूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को पहले क्या किया जाएगा, जनरेट। दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या करेगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। 3 स्टेप होंगे इस पूरे रिएक्शन को होने के लिए। वी आर गोइंग थ्रू 3 स्टेप्स, और ये तीनों स्टेप बहुत आराम से आपको समझ में आएगा वन बाय वन। सबसे पहले देखो हम कौन सा स्टेप लगाने वाले हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 क्या है बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने वाले हैं। क्यों ये पहला स्टेप मुझे क्यों करना पड़ा, हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन पहले स्टेप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बेंजीन है वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफाइल होना। पाई बॉन्ड कंटेनिंग वो न्यूक्लियोफाइल है। एरोमेटिक होने की वजह से पूरे पाई बॉन्ड उसमें क्या कर रहे थे, डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या था, उसके सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपस में ही मस्त थे, रेजोनेंस कर करके सब खुश थे, एकदम मस्त, एरोमेटिसिटी मिल रहा है। अब क्योंकि उनकी आदत जो है वो न्यूक्लियोफाइल की है, तो वो रिएक्शन तब करेंगे जब उनके आसपास में कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आते हैं उनके कान क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अरे बाबा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, खुद तो न्यूक्लियोफाइल हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को देखा नहीं, उसके मुंह में पानी आना चालू हो जाएगा। जब उसके मुंह में पानी आएगा थोड़ा सा क्या करेगा, जो एकदम मगन होकर घूम रहा था रुकेगा, बोलेगा शिकार है, इसको दबोच लिया जाए। तो उसको दबोचने के लिए अटैक करेगा, वही फंस जाता है। जब ये अटैक होता है उसी टाइम क्या होता है, ये बेचारा फंस जाता है, और जब फंसेगा तो कहानी में आएगी ट्विस्ट, रिएक्शन तभी होगा। तो पहले हम बेंजीन जो मस्त मगन होकर झूम रहा है उसको चल रहा है एक्टिवेट कराने। उसको एक्टिवेट करने के लिए लालच देना पड़ेगा, ठीक है। शेर को पकड़ना है तो सामने क्या डालना है, बकरी डालना है। तो बकरी इलेक्ट्रोफाइल है जिसको जनरेट करने जा रहा हूं। देखो कैसे जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़े होते हैं, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, निगेटिव। कैटलिस्ट जो है इसका काम यही है कि चलो हेल्प कराओ भाई। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसको अपने साथ लपेट लेता है कि चलो तुमको हम गंगा घाट घुमाए, 80 घाट घुमाए। इसको ले गया 80 घाट घुमाने। जब 80 घाट घुमाने ले जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लोनली फील करेगा, अकेला हो जाएगा। और कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट इस न्यूक्लियोफाइल के साथ
एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा नेगेटिवली चार्ज। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। अभी देखोगे अलग अलग रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स अलग होगा। हैलोजिनेशन में वो FeCl4 हो जाता है, FeCl4 माइनस। फ्रेल क्राफ्ट में AlCl4 माइनस हो जाता है। नाइट्रेशन में ये HSO3 माइनस हो जाता है, और सल्फोनेशन में भी HSO3 माइनस हो जाता है। वो नेगेटिव पार्ट ही रहता है, ठीक है ना, 1 बाई 1। तो अब देखेंगे 1 बाई 1 कैसे होता है। अब 1 बाई 1 कैसे होता है ये देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो चुका है, बन चुका है, कहानी स्टार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट है। अब बेंजीन को आएगा लालच। स्टेप 2 यहीं से होना है, स्टेप 2 में यही होना है। बेंजीन को देंगे लालच, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ऑन रिंग। जब ये रिंग पे अटैक करेगा तो आपका बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अभी आपको दिखाता हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जनरेशन होने वाला है, बस तैयारी हो गई है। अब बेंजीन आदत से मजबूर है ना, आदत से मजबूर क्या है कि हम न्यूक्लियोफाइल हैं। इसने क्या देखा, बगल में इलेक्ट्रोफाइल आया है, क्यों न इसको दबोच लिया जाए। तो क्या करेगा ये, इस पे इधर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक करता है। ये अटैक का एरो सही दिखाना, जिसको गरीबी है वो जाता है अटैक करने, और ये इस पे अटैक होने देगा, ठीक है। जिसको जरूरत है वही जाएगा अटैक करने ना, इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। बेंजीन तो मस्त अपना नाच रहा है, डांसिंग डांसिंग डांसिंग, रोकने कौन गया, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो भाई इसको भी इसके लिए क्या एफिनिटी है, लेग पीस आया है, तो थोड़ा तो रिएक्शन करेगा ही। अब यहीं पे बेंजीन फंस गया। कैसे फंसा, भाई साहब ने रिएक्शन तो किया, अब रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे H, जहां से पाई बॉन्ड टूटा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहीं पे याद रखना दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1 है। अभी जब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ट्रांजिशन स्टेट 1 ये क्यों है, ठीक है ना, अभी डायग्राम से बताऊंगा। तो जैसे ही ये वाला बन जाएगा, अब इसके आगे कहानी चालू होगी। कहानी क्या है, अब ये भाई साहब कंजुगेशन में है, अब ये करेंगे रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह है, H अपनी जगह, फिर ये यहाँ से यहाँ कंजुगेशन करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज पहुँच जाएगा पड़ोसी के यहाँ इस पोजीशन पे। अब ये नाच घूम के पूरा तैयारी कर लिया है। मैं इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर H लिख दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं है। ये होता चला गया यहाँ तक। बट अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली डीलोकलाइज कर रहा है ना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ है। और ये देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नाचते डांस करते यहाँ तक जाएगा, बट जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उस प्रोटॉन पे नहीं आता है, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अपना एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेप 2 तक हम लोग आ चुके हैं। अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या हो चुका है, बन चुका है। देखो ये स्टेप सबको समझ में आया, पाई बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन हुआ, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी सिग्मा बॉन्ड के बनने की वजह से है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड के बनने की वजह से इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा। अब फिर आगे बढ़ना है, अब फिर से इसके आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप, भैया ये सब मस्त होकर घूम तो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये आपका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये एरोमेटिसिटी अभी उसमें वापस नहीं आई। एरोमेटिसिटी तो अभी भी क्या है, लॉस्ड है। अब तीसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी आएगी। स्टेप 3 में रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। थर्ड स्टेप में बेंजीन को अचानक से याद आएगा, अरे भाई डांस करने के चक्कर में पाई बॉन्ड के अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करके बैठे हैं। अब वो फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाने जा रहा है, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी वापस आएगी। तो रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी फिर से रीजनरेट होने वाली है। बस कुछ नहीं करना है, वो जो पॉजिटिव चार्ज बना था ना उसी को गायब कराना है।
हम यहाँ से उठाएंगे, ये अपना H है, इलेक्ट्रोफाइल इधर, इधर ये क्या है H, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब वो जो आपका कैटलिस्ट वाला कॉम्प्लेक्स था उसकी ज़रूरत है, वो आएगा। कैटलिस्ट के साथ कौन अटैच है, न्यूक्लियोफाइल विथ देयर नेगेटिव चार्ज। यही नेगेटिव चार्ज करेगा क्या, इस H पे अटैक के H+ निकालेगा और इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वापस इस रिंग को मिल जाएगा। H निकल लेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और अपन लोग को छोड़ जाएगा एरोमेटिक रिंग वापस। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं से वापस आ गए। बस इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या, H चला गया और न्यूक्लियोफाइल को छोड़ गया। ये आपका एरोमेटिसिटी क्या हो गया, फिर से रीगेन। एरोमेटिक स्ट्रक्चर फिर से क्या हो गया, रीगेन हो गया। एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस 1 by 1 सिस्टमैटिकली, ठीक है ना। ये पूरा फिर से आपको समझ में भी आ जाएगा, आप फिर से स्टेप पूरा देख लो। कहानी यहाँ से चालू हुई थी इलेक्ट्रोफाइल बनाने से। हमने इलेक्ट्रोफाइल पहले बनाया, और जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है कहाँ पे, रिंग पे। जब ये रिंग पे अटैक करेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, उसके अपोजिट कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब अपन लोग यहाँ पे करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है उसमें दो हम पाएंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में दो हम पाएंगे, देखो बना रहा हूं मैं। ये रिएक्शन यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले बढ़ा, फिर थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, कंप्लीट डाउन। अब इसी को एक्सप्लेन करना है। एक यहाँ पे स्टेज है, एक ये स्टेज है, एक ये स्टेज है, एक ये स्टेज है, और एक यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टेज है। ये तीनों स्टेज को मैं समझा रहा हूँ डायग्राम में, कहाँ कहाँ ये बने हैं, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ बने हैं। ये तो रिएक्टेंट था जहाँ से रिएक्शन चालू हुए, है ना, रिएक्टेंट है। बट रिएक्टेंट को बेचारे को क्या हो गया था, उसको चस्का क्या लगा था, उसको चस्का ये लगा था, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर साइड। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, इस साइड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, और यही है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, प्रोडक्ट। ये एनर्जी डायग्राम है। अब इसको समझना है ना, ये डायग्राम को बस देख के समझ नहीं आएगा, इस डायग्राम को पहले इस रिएक्शन से आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये बनता है ट्रांजिशन स्टेट 2। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हम एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, और जब किसी मजबूत सिग्मा बॉन्ड को आप तोड़ रहे होगे तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, रेज करेगी। सबसे हाई एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट 1 से, क्यों आई देखो जरा, पीछे देखना, ट्रांजिशन स्टेट 1 से एनर्जी सबसे हाई क्यों आई थी, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो रहा था तो एरोमेटिक जो रिंग था वो टूट रहा था, है ना, एरोमेटिक क्या था, टूट रहा था। और जब एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी तो एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी सबसे हाई है, बिकॉज इस स्टेज पे ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी इन्वॉल्विंग स्टेप लेगा, क्योंकि इस जगह इलेक्ट्रोफाइल इसकी एरोमेटिसिटी तोड़ेगी। एक मोस्ट स्टेबल स्टेज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी धड़ाक से बढ़ गई, हम्प कर गई, ठीक है ना। और उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना तो एनर्जी डाउन आएगी, और टूटने के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना तो एनर्जी डाउन आई। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स तक एनर्जी क्या है, ड्रॉप कर गई, नीचे आई। फिर जैसे सिग्मा बॉन्ड एक तोड़ने जाओगे फिर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ एनर्जी बढ़ती गई यहाँ तक बढ़ी, और फिर जैसे ही प्रोडक्ट बन गया एनर्जी क्या हो गई, ड्रॉप कर गई। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ये सबसे ज़्यादा, ये दोनों बराबर नहीं है, देख लीजिएगा दोनों में डिफरेंस है, ये अप है ये डाउन है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। बोलो आप लोगों को समझ में है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये बताता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी को, कि कोई रिएक्शन में एनर्जी कहाँ पे लगे हैं, कहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
बोलो ये पूरा मैकेनिज्म सबको समझ में आया? लेट मी नो, जल्दी से बताओ सभी लोग, सबको समझ में आया? जल्दी से देख लो पूरा, और जिसको ना समझ में आया वो बताए, कंप्लीट करो जल्दी से इसको। लग गया बच्चों? तो यहाँ तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट आगे प्रोसीड करा जाए। अब आपका ये जनरल मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया रिएक्शन का, ठीक है। सारे जो जनरल मैकेनिज्म थे वो सब क्या हो गए? कंप्लीट। अब हमको चलना है वन बाय वन, आगे बढ़ना है, वन बाय वन क्या करना है? आगे प्रोसीड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सारे रिएक्शंस, वन बाय वन ऑल रिएक्शंस, ठीक है। अब चलो सबसे पहले देखते हैं दो तीन बातें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में साइट सिलेक्शन, या बोल सकते हो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस जगह पे भेजेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये डिसाइड करना अपने आप में क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट बेटा, एक देखो क्या, जब रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रिएक्शन के दौरान क्या होता है? दो कंपोनेंट, एक टूट रहा होता है, एक जुड़ रहा होता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है? साइमल्टेनियसली एडिशन और ब्रेकिंग दोनों होता है, तो सिस्टम की एनर्जी रेज करती है, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बट वो एक रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद का एक स्टेज होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या है? सभी 6 कार्बन क्या है? आइडेंटिकल है, ऑल 6 कार्बन आर आइडेंटिकल। तो जब पहली बार कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे आएगा बच्चों, पहली बार, तो 6 उसको क्या है? बराबर मिलेंगे। ऑल 6 पोजिशन आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, तो किसी पे जाकर जुड़ जाए, है ना, किसी पे जाकर जुड़ जाए। अब ये क्या हुआ? किसी पे जाके जुड़ गया। बट अब जैसे ये जुड़ जाता है, इसके रिस्पेक्ट में 3 पोजीशंस क्रिएट हो जाते हैं। पहला पोजीशन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको हम लोग मेटा पोजीशन बोलने लगते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। आर्थो, मेटा और पैरा। पैरा रिप्रेजेंटेड बाय पी, मेटा बाय स्मॉल एम एंड ऑर्थो बाय स्मॉल ओ। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा वो ऑर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा क्या होता है? पैरा। ये पोजीशंस क्रिएट हो गए। जैसे धरती पे जब पहली बार कोई नहीं रहा होगा तो पूरी धरती वीरान होगी, कोई आया होगा तो अपना घर बसाया होगा, फिर बोला होगा कि इधर देखो मैं रहूंगा, ये मेरा इलाका है। अब अगर तुम आओगे, तुम्हें इधर रहना है किधर रहना है वो बताएगा, डायरेक्ट करेगा, भाई इधर मत जाओ, इधर जंगल है, इधर मत जाओ, इधर नदी है, इधर चले जाओ, इधर खाने पीने का जुगाड़ है। कहीं आइसलैंड नया मिल गया और आपको पता नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम जो जाएगा वो जाके ढूंढ डाल कर सब कुछ पता लगाए ना, किधर रहने का जगह है, किधर नहीं रहने का, किधर खाने का जगह है, किधर डूब के मर जाने का जगह है, सारा व्यवस्था ढूंढ लेगा। फिर जब दूसरा आदमी जाएगा तो उसको गाइड करेगा कि आपको इधर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ये होता है, जो भी ग्रुप या एटम अटैच्ड हैं, जो भी ग्रुप या आइटम अटैच्ड हैं, वो डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो किस पोजीशन को एक्वायर करेगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? किस पोजीशन पर जाएगा? वी ऑल डोंट नो, हम में से कोई नहीं जानता है। अब इसको हम डैश बना दे रहे हैं। अगला इलेक्ट्रोफाइल जो डैश आया वो कहाँ गया एग्जैक्टली हमें पता नहीं है।
तो ये जो डायरेक्शन देगा इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्शन देने वाला है कि कहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं डायगोनल रिलेशन नहीं बताऊंगा, ऑर्गेनिक चल रहा है, डायगोनल बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, लेट्स सी। अब कौन कौन सा ग्रुप कौन सा डायरेक्शन देते हैं, किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो देखो क्या होता है, ऑर्थो पैरा पर डायरेक्शन कौन देता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो जाएगा पैरा पे, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अब कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, सपोज दैट दिस इज अ बेंजीन रिंग, इस पे हमने एक प्लस एम ग्रुप लगा दिया बच्चों, प्लस एम हमने NH2 लगा दिया, ठीक है। अब NH2 क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव। ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, है ना। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो पे। एंड देन फिर से ये क्या करेगा, कंजुगेशन। तो अब की नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, पैरा पे। नेगेटिव कहाँ पे आ गया, पैरा पे। एंड फर्दर ये नेक्स्ट पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में है, तो इस बार ये इधर से इधर अटैक करेगा और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ये बन जाएगा अपन लोग का नेगेटिव चार्ज हेयर। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस तीनों सिस्टम में, तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे रिजाइन कर रहा, मतलब जाके रिसाइड कर रहा था, या तो पैरा पे, है ना, या तो ऑर्थो गया या तो पैरा गया, और फिर से लास्ट में या तो ऑर्थो ही गया, ठीक है ना। अब मजेदार चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई प्लस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप लगाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट करेगा, आर्थो और पैरा पे। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसको जरा देख लीजिएगा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज बना है दैट इज क्रिएटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो सिंपली बेटा यहाँ पे एक चीज आप बता सकते हो ना, कि क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और मेटा पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है, तो जहां पे आर्थो पैरा पे क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल गोज टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, है ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाकर जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप लोग बताएं। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मेटा पे तो न्यूट्रल है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वहाँ क्या करने जाएगा बेचारा, मेटा पे। देखो अगर हम मेटा की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो गया, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा ना, नो इलेक्ट्रोफाइल विल गोज देयर, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जाने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को दिक्कत है। अगर यहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल तो प्रॉब्लम है, कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नहीं जाना है। तो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बोलो आप सभी लोग, ये क्लियर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सबको क्लियर है। तो ये कौन कौन ऑर्थो पैरा करता है, ऑल प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप, जितने भी प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन करने वाले ग्रुप हैं, ऑल विल कॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑल विल कॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्शन। बोलो बच्चे लोग, सबको आया ये, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। नेक्स्ट चलेंगे मेटा डायरेक्टिंग, दूसरा है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। अब देखते हैं आर्थो पैरा के बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या है और कैसे पता चलेगा कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब चलो यहाँ पे उठा लेते हैं बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज करो हमने नाइट्रो ले लिया, क्या ले लिया, नाइट्रो। वी हैव N डबल बॉन्ड O, नाइट्रो ग्रुप है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, हम सबने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर देता है।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर करेगा तो हमें दिखेगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। यहाँ क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये O माइनस और ये O पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव कंजुगेशन कर करके वापस कहाँ चला आएगा? पैरा पे, और फिर से एक बार घूमेगा तो ऑर्थो पे वापस आ जाएगा, बैक टू होम, O माइनस, एंड फाइनली अगेन इट कम एट ऑर्थो पोजीशन। तो हमें देखने यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी कि इस बार तो ऑर्थो पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज है ना, और मेटा क्या है? न्यूट्रल। तो आप लोग बताओ न्यूट्रल और पॉजिटिव में किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा? बोलो। ऑर्थो एंड पैरा पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, उनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और मेटा के पास क्या होगा? रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। क्यों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन कम है बट न्यूट्रल के पास क्या है? ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? विल गोज टू मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मेटा डायरेक्टिंग। तो सभी -M एंड -I ग्रुप जो हैं ये सब इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजते हैं, क्योंकि मेटा ज़्यादा अच्छा है आर्थो और पैरा से यहाँ पे, क्योंकि आर्थो और पैरा पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सो ये सबको क्लियर हो गया ना? ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया बच्चों? देख लो अच्छे से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बोलो भाई, किसको किसको समझ नहीं आया? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस समझ आया क्या? क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कैसे डील करते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में? यही है। ये था आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा अब हेट्रोसाइकिल्स में चलेंगे। हेट्रोसाइकिल में देखना है किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है ना। हेट्रोसाइकिल में भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बेंजीन वाला सब पढ़ा लो, फिर इलेक्ट्रोसाइकिल जो हेट्रोसाइकिल वाले हैं उनको पढ़ाऊंगा, बाइफेनिल वाले पढ़ाएंगे, दो दो बेंजीन रिंग लगेंगे उनको पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आगे चला जाए। देखो, these lectures are extremely important for competitive examination, especially for NEET, JEE, CUET, CUET PG और आगे जैम नेट JRF के लिए, ठीक है ना। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जिनके आएंगे वो अपना इसको देख लेना, सिलेबस में होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर आप सिलेबस में नहीं है तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब सिलेबस में होगा तब तो फिर पढ़ना ही, फिर पढ़ाएंगे उस समय। सो अभी हम लोग इसको लेके चलेंगे अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ESR के जितने रिएक्शन है बेसिकली 4 रिएक्शन है। ESR के बेसिकली 4 रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे। एक हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हैलोजिनेशन करा जाएगा पहला। दूसरा पढ़ोगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तीसरा अपन लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद पढ़ोगे फ्रिडल-क्राफ्ट, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप का होता है, एज यू नो कि पहला एल्काइलेशन कहते हैं हम लोग, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। FC एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दो टाइप के रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये इतने रिएक्शन आप लोगों को पढ़ने हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट। बेसिक जो कंपोनेंट है वो सबके लिए, ठीक है ना। बेसिक कंपोनेंट क्या है?
सबके लिए कॉमन है, ये चारों हर एक रिएक्शन के लिए कॉमन मिलेगा। एंड देन इसको जान जाओगे तो सल्फोनेशन तुम चाहे नैप्थलीन में कराओ, चाहे एंथ्रासीन में कराओ, चाहे तुम पायरोल में कराओ, चाहे पिरिडिन में कराओ, आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड रहेगा। इसीलिए पहले इन चारों को निपटाने वाले हैं, ठीक है ना, 1 by 1। तो लेट्स प्रोसीड विथ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हम लोग कराने वाले हैं हैलोजिनेशन, 1 by 1 चुन चुन के पढ़ा जाएगा। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करने वाले हैं हम लोग। बेंजीन का हैलोजिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखो हैलोजिनेशन जब हम करेंगे तो हम हैलोजन्स यूज करते हैं, बट यहाँ कुछ प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। ये अपना बेंजीन है, इस पे X2 और दिस X इक्वल टू या तो केवल Cl होता है या तो केवल Br होता है। यहाँ पे आयोडीन नहीं लिया जाता, FeX3 आपको मिल जाएगा या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे X आके जुड़ जाएगा प्लस एक HX निकल के बाहर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना सारी बातें। फ्लोरिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, फ्लोरिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे फ्लोरिनेशन क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन caused by fluorine, caused by फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या कहानी है, ये एकदम इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाई रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल कर पाना, इस जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको कंट्रोल कर पाना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर रिएक्शन कैसे करा पाओगे। सो अगर आपको चाहते हो कि कोई रिएक्शन हो तो कंट्रोल्ड वे में होगा, तभी आप मेजरमेंट कर पाओगे। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो मेजर कर पाना क्या है, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए फ्लोरिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा आयोडेशन, आयोडेशन के साथ भी प्रॉब्लम है। आयोडेशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, आयोडेशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन रिवर्सिबल होने लगता है, रिवर्सिबिलिटी caused by iodide ion, iodide ion form as HX, HI के फॉर्म में बनेगा ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस रिएक्शन को समझना, ऐसा क्या हुआ, इसने ऐसा क्या कांड किया जिससे ये दिक्कत हो गई। हम आयोडेशन करा लेते, हो जाता है आयोडेशन, और होता भी है कुछ कुछ कंडीशन में, मगर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देने हैं, ठीक। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट डाला FeI3, ठीक है, कैटलिस्ट लगाया, आयोडेशन हुआ था, ठीक है, आयोडेशन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। बट ये जो HI बना ना, ये HI, ये I माइनस बहुत दुष्ट था, ये I माइनस क्या था, दुष्ट था। ये माइनस और ये प्लस, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, इस I को वापस अटैक करके मांग लेता है वापस, आ घर लौट चले। फिर से रिएक्शन को क्या मार दिया, रिवर्सिबल मार दिया। और इस I दुष्ट I की वजह से रिएक्शन पीछे गया। अगर वो I माइनस ना बनता तो रिएक्शन हो जाता, आराम से प्यार से होता, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता, बट उसके रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से धोखा हो गया। अब इसको सुधारना पड़ेगा। किसी ने गलती किया है तो ऐसा तो नहीं उस गलती को छोड़ दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि आयोडेशन हो, देन हमें इस I को उड़ाना पड़ेगा बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। यहाँ अगर हम इस I को ऑक्सीडाइज कर देंगे ना तो काम बन जाएगा। ये हो जाएगा I2 में कन्वर्ट, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर वापस अटैक नहीं कर पाएगा। और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड पहला हो गया, दूसरा कॉन्सनट्रेटेड HNO3। अगर आप आयोडेशन कराना चाहते हो देन वी विल रिक्वायर दीज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कोई एक H2SO4, ये ऊपर वाला दिख नहीं रहा ना, क्या बना दिया, H2SO4 है वो,
या तो आप H2SO4 डालोगे उसमें, या तो आप HNO3 डालोगे। तो आयोडेशन रिक्वायर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कंप्लीट देयर रिएक्शन, अदरवाइज डिफिकल्ट है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब भाई आयोडीन आएगा, पीछे से अटैक कर देगा, बेचारा मुंह बना के पीछे चला जाएगा, तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आई माइनस जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, डिपार्ट करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, ऑक्सीडाइज कर देंगे। जैसे ही ऑक्सीडाइज मारोगे कहानी खत्म। ये देखो सिंपल सुंदर तरीके से वापस आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आयोडेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू goes in forward direction, otherwise it will takes place in reversible direction। तो सरल क्या है, ये तो डिफिकल्ट हो गया। ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मस्त होते हैं ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन, और हम लोग उसी को करने वाले हैं। तो क्लोरिनेशन इज वेरी इजी एंड ब्रोमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि इनमें इनके रिएक्शन में कोई ऐसा चोचले नहीं है, आराम से रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, इनका कोई नाटक नौटंकी ऐसा कुछ नहीं है, ये इज्जत पूर्वक रिएक्शन को होने देते हैं। कर लो भाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब देखो ये क्लोरोबेंजीन बन गया है ना, क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस HCl। FeCl3 पहले रिएक्शन में बस क्या करेगा, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ध्यान से देखा जाए। सबसे पहले इट प्रोसीड थ्रू हेलोनियम आयन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हेलोनियम आयन होता है। हेलोनियम आयन का मतलब X+। क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम, आयोडीन होगा तो आयोडोनियम आयन। ठीक है ना, आयोडोनियम आयन के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन क्लोरिनेशन। अब इसमें सब पहला स्टेप ही केवल डिफरेंट है। आपको करना क्या है, पहले स्टेप में Cl को ले जाकर रिएक्शन करा देना FeCl3 से। FeCl3 Cl को लेकर चल देगा अपने साथ, बना देगा Cl प्लस AlCl4 माइनस। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल तैयार है, इसको रिंग पे भेजो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ, फिर इसको तोड़ के वापस ले आ लो, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आराम से एकदम सिंपल तरीके से अपन लोगों को क्लोरोबेंजीन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। तो है ना आसान, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग सब्सटीट्यूटेड पे। ठीक है ना, अगर हम सब्सटीट्यूशन लगा दिए तो क्या होगा, तो जरा देखो टॉलुइन पे करा के देखते हैं। अगर हम क्लोरिनेशन टॉलुइन का कराएं या ब्रोमिनेशन, आपकी इच्छा जो भी हो। ठीक है, तो इस ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो और पैरा। तो जब इस पे हम डालते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, डार्क में होते हैं रिएक्शन, लाइट में नहीं होते, डार्क में होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा Cl इस जगह पे, ऑर्थो पे ये यहाँ का मेजर होता है। क्लोरिनेशन में टॉलुइन के बगल वाला मेजर होता है और पैरा वाला क्या होता है, माइनर। दिस प्रोडक्ट इज माइनर। ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मेथाइल कौन सा ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। अब बोलोगे आर्थो मेजर क्यों है, तो देखो मेथाइल, सबसे पहले देखो आर्थो और पैरा का जो प्रोडक्ट बनता है, कौन मेजर कौन माइनर होगा, वो दो चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई बहुत बल्कि साइज है तो आर्थो पे रिपल्सन करेगा, नहीं बनेगा, पैरा मेजर बनाता है। बट अगर छोटा है, ठीक है ना, छोटा है और दूसरा आर्थो पे जाके अगर वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, चिलेशन आएगा। तो अगर चिलेशन आया तो आर्थो मेजर हो जाएगा, नहीं आया तो पैरा मेजर होगा। बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं प्लस आई और इलेक्ट्रॉन प्लस एम करने वाले, प्लस आई प्लस एम या प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, तो वहां पे छोटा ग्रुप होगा तो हमेशा मेजर आर्थो मिलेगा, बड़ा होगा तो हमेशा पैरा। तो आर्थो और पैरा जो होता है दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ साइज एंड चिलेशन। चिलेशन होगा तो आर्थो मेजर, नहीं होगा तो पैरा मेजर। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन छोटा ग्रुप है और ये बेचारा हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों करता है, तो नजदीक में प्लस आई ज्यादा होगा, तो नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आसानी से आकर जुड़ जाता है और यहाँ पे आसानी से नहीं जुड़ता है। ये आपका कहानी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे
हाइपर कंजुगेशन हमने आपको बताया था आर्थो पैरा पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं, तो जितना आर्थो पे काम करेगा उतना ही काम करेगा पैरा पे, ठीक है ना, उतना ही काम करेगा पैरा पे। सॉरी ये एफ ही था, एल नहीं, एफ ही लिख लेना, ठीक है, एफ ही, वो गलती से लिखा गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आर्थो पे प्लस आई ज़्यादा होगा मेटा से, इसलिए आर्थो मेजर था, ठीक है ना। तो टॉलुइन में कराओगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। और इसके बाद देखो हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, सारे रिएक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा। हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के हैलोजिनेशन देखो कैसे होते हैं। तो अगर हमें हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल पढ़ने हो तो बहुत ही आसान है, क्या करना है अपन लोग को, फिनॉल लेना है और इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो। फिनॉल का जो OH है दिस है स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट, है ना, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम। पहले तो इसको एकदम VIP कैटेगरी में डाल लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें क्या करना है, अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड किए, ब्रोमीन और वाटर ऐड किए, और दूसरा आपने ब्रोमीन इन CCl4 डाल दिया, CCl4, तो देखो ब्रोमीन पोलर था, इलेक्ट्रोफाइल, पानी में जाते ही क्या होता है, ये खूब ढेर सारा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, और जब ढेर सारे इलेक्ट्रोफाइल बना देगा तो सभी के सभी ब्रोमीन फिनॉल के ऑर्थो पैरा हर जगह आके जुड़ जाएंगे, एवरी ऑर्थो एंड एवरी पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, और ये बनाता है एक वाइट प्रेसिपिटेट, क्या बनाता है, वाइट PPT, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और आप सबने पढ़ा था, मैंने आपको POC में पढ़ाया था कि यही अनसैचुरेशन टेस्ट भी है ना, ये ब्राउन रेड कलर गायब, ये ब्राउन रेड था, ब्राउनिश रेडिश कलर जो था वो डिसअपियर होकर वाइट हो जाता है जब हम ब्रोमीन वाटर में कराते हैं फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है। और अगर इसमें कर दोगे तो पानी है नहीं तो कम इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, तो कम इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे बनेगा, ठीक है, या तो बनेगा पैरा पे, ठीक है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन बल्की ग्रुप है इसीलिए मेजर क्या होगा, पैरा वाला, और आर्थो वाला क्या होगा, माइनर। तो यहाँ पे क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे लिमिटेड इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, लिमिटेड Br+ बनते हैं, इसीलिए सिर्फ आर्थो और पैरा पे, और यहाँ पे एक्सेस में बनता है, एक्सेस में Br+ बन जाता है, इसीलिए सभी जगह जाकर जुड़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ये हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, सिमिलरली हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, तो हम लोग करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, सेम रिएक्शन एकदम सेम, हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का भी हैलोजिनेशन कराओगे तो जो प्रोडक्ट पीछे लिखे उसी को कॉपी पेस्ट मार दो बस, सेम डिट्टो रिएक्शन देता है एनिलीन भी, एकदम एग्जैक्टली सेम, बस OH का क्या लगाना है, NH2 लगाना है, ठीक है ना, तो एकदम सेम टू सेम छाप दो। हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन ऑल्सो प्रोसीड जस्ट लाइक फिनॉल, ये आपका क्या है, NH2, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे डाल दो 3 मोल ब्रोमीन प्लस वाटर रहता है, तो वाटर के साथ क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा, कहाँ कहाँ, पैरा पे, ऑर्थो पे, एंड फिर से आर्थो पे, और यहाँ क्या होगा, फिनॉल, ये भी फिर वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, वाइट PPT यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे जब ब्रोमीन को फिर ले लो कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में ले लो या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ऑर्थो या पैरा ही बनेगा, सिर्फ ऑर्थो या पैरा। तो यहाँ आपके एनिलीन में भी यहाँ पे ऑर्थो माइनर होगा और पैरा मेजर होगा, ठीक है ना। पैरा क्या होगा, मेजर होगा। तो आपको मिला ये माइनर और ये आपको मिला मेजर। तो ये आपका सिंपल रिएक्शन था, हैलोजिनेशन रिएक्शन एनिलीन में, ठीक है। ये एनिलीन है। अब इसमें कुछ स्ट्रेटजी होती हैं कि अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको केवल पैरा ब्रोमो चाहिए, तो कैसे मिलेगा। ये भी मिक्सचर दे रहा है, ये भी मिक्सचर, तीनों पर रिएक्शन कर जा रहा है। अगर आपको सेलेक्टिव ओनली पैरा चाहिए, ठीक है ना, सेलेक्टिव ओनली पैरा, इसका नाम है, हाँ इसका नाम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कहलाता है, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ, मैं NH2 लगाना था, इधर NH2 रहेगा, सॉरी, OH नहीं, OH तो पीछे की बात है, ये NH2 है, ठीक। ये एनिलीन है, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एनिलीन का जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन, ठीक है। ये सारे हैलोजिनेशन रिएक्शंस बेटा आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो आज मैं लेक्चर को ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आज फेस्टिवल है, सब लोग सेलिब्रेट